नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत पर विचार विमर्श किया था, उसी क्रम में कार्ल मार्क्स का जो दूसरा सिद्धांत है, इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या, या दूसरे शब्दों में कहें तो मार्क्स का आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत पर हम आज विचार विमर्श करते हैं। मार्क्स ने मानवीय विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास पर लागू करने के लिए मार्क्स के प्रयास को हम इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इतिहास या समाज का विकास द्वंद्व प्रणाली से होता है और जो भौतिक पदार्थ है उस विकास को चलायमान रखते हैं। इस प्रकार यह इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है। इस सिद्धांत को आर्थिक नियतिवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद अथवा इतिहास की आर्थिक व्याख्या जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ने यह बताने का प्रयास किया है कि सामाजिक विकास कोई सीधी सरल रेखा के समान नहीं होता और इस सामाजिक विकास का प्रेरणा स्रोत कोई ईश्वरीय कारक नहीं होता। समाज का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा होता है और इस विकास की प्रक्रिया और उसकी अंतिम दिशा को निर्धारित करने में आर्थिक तत्वों की मुख्य भूमिका होती है। मार्क्स के शब्दों में इतिहास का निर्धारण अपने अंतिम रूप में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। लेनिन के शब्दों में मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद वैज्ञानिक चिंतन की महान सिद्धि है। पहले इतिहास तथा राजनीति से संबंधित विचारों के क्षेत्र में जो गड़बड़ी और मनमानी फैली हुई थी, उसके स्थान पर आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण तथा क्रम वैज्ञानिक सिद्धांत की स्थापना हुई। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की यह मान्यता प्रमुख है कि उत्पादन पद्धति समाज के विकास में निर्णायक भूमिका का निर्वाह करती है। मार्क्स से पूर्व समाज के विकास के इतिहास की व्याख्या करते हुए विद्वानों ने कहा कि इतिहास का निर्माण बड़े बड़े राजाओं, बादशाहों, युद्धों, सेनापतियों के द्वारा हुआ है। लेकिन मार्क्स ने इन विद्वानों की इस बात को इस तर्क के आधार पर खारिज कर दिया कि इतिहास का निर्माण राजा, महाराजा,
सेनापतियों के द्वारा नहीं होता, बल्कि ये सभी घटनाएं आर्थिक कारकों के कारण जन्म लेती हैं। इन सब घटनाओं के पीछे, यानी इतिहास की घटनाओं के पीछे मुख्य जो कारक होता है वो होता है आर्थिक कारक। किसी भी राजनीतिक संगठन उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान नितांत आवश्यक है। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं, केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। मार्क्स लिखते हैं कि मनुष्य सामाजिक स्तर पर जो उत्पादन करते हैं उसमें वे एक दूसरे के साथ निश्चित संबंधों के सूत्र में बंध जाते हैं और ये संबंध अनिवार्य होते हैं। इन पर अपना कोई वश नहीं होता। इस प्रकार ये उत्पादन के संबंध समाज के विकास को निर्धारित करते हैं। मार्क्स लिखते हैं कि उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्यों के सारे सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तब सामंत अस्तित्व में आते हैं। जब उत्पादन भाव की चक्की से होने लगता है तब पूंजीपति उद्योगपतियों का उदय होता है। जब भौतिक उत्पादन प्रणाली के अनुरूप सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तब इन संबंधों के अनुरूप सिद्धांतों, विचारों, आदर्शों की उद्भावना की जाती है। इस प्रकार 1848 में मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि बुर्जुआ वर्ग ने उत्पादन के साधनों में क्रांति लाकर समाज के संपूर्ण स्वरूप को ही बदल दिया। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने उत्पादन पद्धति को सामाजिक व्यवस्था का आधार स्तंभ मानते हुए उस परिवर्तन प्रक्रिया का वर्णन किया जो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक विकास के नए चरणों को जन्म देती है। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक क्रम की प्रत्येक अवस्था, चाहे वह कितनी ही खराब क्यों न दिखाई दे, अपनी पिछली अवस्था से उत्तम होती है। उत्पादन के साधनों के आधार पर बदलने वाले समाज के इतिहास को मार्क्स ने 6 युगों में बांटा है। आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, सर्वहारा का अधिनायकवाद और साम्यवादी युग। अब हम देखते हैं आदिम साम्यवादी युग के बारे में मार्क्स के क्या विचार थे। तो मार्क्स लिखते हैं कि प्रारंभिक आर्थिक व्यवस्था एक साम्यवादी व्यवस्था थी। मनुष्य कंद, मूल, फल शिकार से अपना पेट भरता था। शिकार के द्वारा पेट भरने की स्थिति ने सामूहिक जीवन को जन्म दिया। लोग मिलजुल कर शिकार करने लगे और मिलकर ही उसे खाने लगे। इस समय तक यानी आदिम साम्यवादी युग में मनुष्य समानता के साथ और स्वतंत्रता के साथ रहता था। न कोई लुटेरा था, न कोई शोषक था। उन दिनों परिवार भी अस्तित्व में नहीं आया था और संपूर्ण कबीला ही एक परिवार होता था जिसमें बगैर किसी रिश्ते के सभी स्त्री पुरुष समानता और स्वतंत्रता के आधार पर रहते थे। धीरे धीरे आगे चलकर प्रकृति से मानव के अंतर्द्वंद ने औजारों को जन्म दिया और नए नए औजारों का आविष्कार हुआ। मनुष्य ने आग जलाना, जानवर पालना, बर्तन बनाना, पौधे उगाना सीख लिया। पौधे उगाना खेती की तरफ पहला कदम था। इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ तो अलग अलग कबीलों के अलग अलग पेशे हो गए, दूसरी तरफ कबीले कबीले में लड़ाई शुरू हो गई। अब जो दूसरा युग हुआ वो है दास युग। प्रारंभ में
साम्यवादी व्यवस्था थी। इसके पश्चात व्यवस्था में बदलाव आया और दास युग प्रारंभ हुआ। कृषि व्यवस्था के साथ साथ वैयक्तिक संबंधों का श्री गणेश हुआ। साथ ही श्रम विभाजन का भी प्रारंभ हुआ। श्रम विभाजन ने परजीवियों को जन्म दिया। कुछ लोग जबरदस्ती लोगों को दास बनाकर शारीरिक श्रम के कार्य उनसे लेने लगे और अपना समय आमोद प्रमोद, विद्या, कला, राजनीति आदि में बिताने लगे। आदिम वर्गहीन समाज अब स्वतंत्र नागरिकों और दासों के दो वर्गों में विभक्त हो गया। दास युग में मालिक दास पर वैसा ही हक होता था जैसे मकान, जमीन या जानवर पर। दास युग में आदमी पशुओं की तरह बिका करते थे। दास की पत्नी और बच्चे भी मालिक की वस्तु कहलाते थे। दास युग में मालिकों की संख्या कम थी और दासों की ज़्यादा थी। अब तीसरा जो युग है वो है सामंती युग। इस युग में दास मालिकों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन वे जमीन के गुलाम बन गए। सामंतवादी युग में राजा और उसके सैनिक सामंत भूमि के मालिक होते थे, क्योंकि इनका अधिकांश समय युद्धों में ही बीतता था। अतः उत्पादन का कार्य किसानों के द्वारा किया जाने लगा। किसान दास तो न थे, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र भी नहीं थे। सामंतवाद में समाज सामंत और किसान दो विरोधी वर्गों में बंट गया। अब सामंत किसानों का शोषण करने लगे। इस प्रकार सामंती व्यवस्था में किसान को खेती करने के बाद काफ़ी समय मिल जाता था। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे और अन्य चीज़ों का आविष्कार होने लगा और एक नया समाज उभर कर आया जिसे पूंजीवादी समाज जानते हैं। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज की विस्तार से व्याख्या की है। जब समाज में उत्पादन के नए साधन जैसे मशीन ने उभर कर आए या अस्तित्व में आए, तो उन्होंने उत्पादन के नए रिश्तों को जन्म दिया और सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवादी युग प्रारंभ हुआ। पूंजीवाद को अपना वास्तविक स्वरूप औद्योगिक क्रांति के होने पर ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रणाली में एक महान परिवर्तन थी। पूंजीवाद में उत्पादन साधन महंगी मशीनें, कल कारखाने आदि थे। सर्वसाधारण को तो यह साधारण साधन सुलभ थे और वे अपने पुराने हस्त कौशल वाले रोजगार को ही चला सकते थे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के विकास के मध्य वर्गों का भी उदय हुआ, जो पूंजीपति वर्ग और सरवारा वर्ग के नाम से जाने गए। मार्क्स लिखते हैं कि पूंजीवाद अपने अंदर ही अपने पतन के बीज छिपाए रखता है। मार्क्स का कहना था कि समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भौतिक परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, वे पूंजीवादी समाज के गर्भ में ही छिपी रहती हैं। पूंजीवाद में अव्यवस्था रहती है। पूंजीवाद का परिणाम होता है मांग से अधिक पूर्ति, रोजगार। इस प्रकार ये पूंजीवादी समाज की व्याख्या थी। अब आता है सरवारा वर्ग का अधिनायकवाद। पूंजीवादी व्यवस्था की व्याख्या करने के बाद में मार्क्स ने सरवारा के अधिनायकवाद के युग की व्याख्या की है। जब पूंजीवाद में शोषण चरम स्थिति पर पहुंच जाता है, तो मजदूर अपना अस्तित्व ही खतरे में नजर पाते हैं और वह इसके खिलाफ लाल झंडा उठाकर बगावत कर देता है। पूंजीपति वर्ग उसके शासन को उखाड़ फेंकता है। इसी को क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देता है और सरवारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है। इस प्रकार
इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या है, इसके जो निष्कर्ष है वो इस प्रकार है कि इतिहास का अध्ययन मानव समाज के विकास के नियम जानने के लिए किया जाता है। प्रकृति के विकास के नियमों की तरह ही समाज के विकास के भी कुछ वैज्ञानिक नियम होते हैं। जो सामाजिक जीवन के परिवर्तन है वो ईश्वरी इच्छा से न होकर समाज की भौतिक परिस्थितियों से ही सामाजिक विकास के परिवर्तन के नियम संचालित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक युग में समस्त सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिनका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। जब उत्पादकीय शक्तियों में परिवर्तन होता है तब उत्पादकीय संबंधों में भी परिवर्तन आ जाता है। वर्ग संघर्ष सामाजिक विकास की कुंजी है। इस प्रकार इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से मार्क्स पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की अनिवार्यता व्यक्त करता है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या की कुछ बिंदुओं पर आलोचना भी की जा सकती है कि पहली आलोचना तो ये है कि कार्ल मार्क्स आर्थिक तत्वों पर ही अत्यधिक जोर देता है। दूसरा, हम आर्थिक तत्वों के आधार पर ही समस्त इतिहास की व्याख्या नहीं कर सकते। इतिहास के निर्माण में अनेक कारकों का योगदान होता है जिनको हम भुला नहीं सकते। इसी प्रकार इतिहास में धर्म की उपेक्षा की गई है। राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता ही नहीं होती है। इसमें यानी इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना में एक आलोचना ये भी है कि मानवीय चेतना और सृजनात्मक कौशल की उपेक्षा की गई है। इसमें इतिहास की अवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। और सबसे जो मोटी आलोचना है कि इतिहास की धारा साम्यवादी युग में आकर रुक गई है। इस प्रकार ये कुछ आलोचनाएं हैं